नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फरी पाछा आपणे उत्तरायण पर्वनी जे मोज माणी फरी पाछा आपणे ऑनलाइन शिक्षणनी अंदर उपस्थित थयेला। पर्वनी उजवणी ए आपणी भारतीय संस्कृतिनी मर्यादानुं एक प्रतीक छे। उत्तरायण पर्वनी अंदर मकर राशि अंदर सूर्य जो प्रवेशे अने ए पर्वनी उजवणी जे थती होय जेनी अंदर पतंग उत्सव आ दिवस एवो होय छे जे बाळकोनी अंदर आनंद अने उत्साह सर्जाय छे। बीजी बात कि आपणा पर्वनी जे उजवणीओ जे आपणे करीए छीए, मोटा वडील व्यक्तिओ जे आ दिवसे जे दान आपता होय ए गुप्त दान जे कही शकाय एना वखाण करवाना ना कोई गरीब व्यक्तिओने खवડાવે છે, कपड़ा आपे છે, कोई रुपियानी सहाय करे છે, कोई गायों माटे घासचारो से एनो खोल आ तमाम वस्तुओनुं जे दान करे आवा तो केटलाय प्रकारना जे व्यक्तिओने जे सहाय थई सके ए माटेना दान होय छे। तो ए पर्वनुं महत्तम जो कोई महत्व जो होय ते दान छे। आनंद अने उत्साह तो एक प्रकारनो आपणे सामान्य जे एक आपणा शौक माटे थई अने आपणे करीए छीए। वास्तविक रीते आ उजवणी जे छे ए आ प्रमाणे थती होय छे। ज्यारથી આપણે જે पर्वनी जे मोज माणीए छीए આપણે मर्यादाने भारतीय संस्कृतिने जे मर्यादानो जे प्रतीक जे આપણે આપતા હોય एम ધોરણ 9 ની અંદર બાળકો જે છે બાળક ની અંદર પડેલી જે શક્તિઓ આજના સમયની અંદર આપણે જોઈએ તો નાના નાના જે બાળકો છે બાળકોની અંદર કેટલીક પ્રકારની કળા વિકસેલી હોય છે। કોઈ પોતપોતાની જે કળાઓ કોઈ આર્થિક સમસ્યાના કારણે કોઈ બાલ શ્રમિક એમ કહી શકાય કે બાળક એ પરિશ્રમ જે કરતો હોય અને પોતાના ઘરનું ગુજરાન જે ચલાવતો હોય છે એ પણ એક સૂઝ જે કહી શકાય કે પોતાની એક કળા છે। હવે એવી જ એક બાલ શ્રમિક જે કહાની આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની અંદર જે સરસ મજાનું શેખર જોશીએ એક શીર્ષક આપ્યું દાજીવ। દાજીવનો મતલબ શું થાય એની જે આપણે વાત કરવાની છે। દાજીવ એટલે મોટા ભાઈ કહેવાય। ગુજરાતીની અંદર મોટા ભાઈ તરીકે એ દાજીવ શબ્દ વપરાય છે। હવે અહીંયા દાજીવ કહાનીની અંદર એક બાલ શ્રમિક એક હોટલની અંદર જે કહી શકાય કે એક નાની વયનો જે છોકરો જે છે એ પોતે એની અંદર કામ કરે છે અને લેખક આ કહાનીની અંદર કરેલી જે વ્યક્ત વાતો એમાં મદન જે નામનો જે વ્યક્તિ હોય છે મદન પોતે બહારનો વ્યક્તિ છે એ મદન અને લેખક આ બંને સાથે આત્મીયતા સંબંધીને જોડાઈ જાય છે। એ હોટલની અંદર પોતે જે બાળક આજે મદન જે છે કે કામ કરતો હોય અને એ ખુદ લેખક આવે ત્યારે જે દાજીવ કહી અને એ લેખકને સંબોધન કરે છે। અજાણ્યા શહેરની અંદર જાય ત્યારે એવા સમયે આત્મીય સંબંધ જોડવા માટે ઘણી બધી મુશ્કેલી પડતી હોય છે અને ઘણી મુશ્કેલીઓ જે પડે છે ઘણી જગ્યાએ
આત્મીય લગાવ તરત સંધાઈ જાય છે, આવો પણ પ્રશ્ન થતો કે બાલ શ્રમિક જે કહાની જે આપણા સમક્ષ ન્યાય મૂકેલી છે દાજ્યું અને મદન એક બાળક છે. આજે આપણે જોઈએ તો સરકારના નિયમ પ્રમાણે બાળક પાસે તમે મજૂરી ન કરાવી શકો, એટલે એ પણ એક નિયમ છે. તેમ છતાં પણ આજે એ સંજોગ એવા જે ઉપસ્થિત જે થાય છે જેના કારણે બાળકોને પણ મજૂરી કરવી પડે છે. जो पेट की आग बुझाने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए किसी ना किसी शहर में जाकर या तो किसी होटल हो या तो किसी कारखाने या तो कोई भी किसी भी जगह पर जाकर हमें कमाना होता है. तो ये मदन जो है तो वही मदन होटल में रहकर वो काम करता है और वही भोलेपन में ये बालक जो है वो भोलेपन के कारण ही लेखक को दाज्यू अर्थात बड़े भाई, मोटा भाई जो कही से बड़े भाई का जो समझना उस लड़के के प्रति और यही बाल मन पर एक नाना बाळको હોય, નાના બાળકો ઉપર તરત એમ કહી શકાય કે એની છાપ તમે ક્રોધિત એના પ્રત્યે થાવ તો ગુસ્સે થાવ અથવા એને કોઈ એવા કટોવચન થયો તેના બાલ માનસ ઉપર घेरी असर पड़े. ठीक वैसे यहाँ बाल मन पर एक जो आघात लगा हुआ है, कोई ऐसा शब्द रोज बरोज जो दाज्य शब्द बुलाते थे तो लेखक को ये दाज्य शब्द अच्छा नहीं लगा और एक दिन मदन को ऐसे कटुवचन उन्होंने कहे जिसके कारण मदन के मन और हृदय पर एक आघात मिला और यही आघात के जरिए ही यहाँ शेखर जोशी ने कहानी एक मार्मिक चित्रण यहाँ हमारे सामने जो किया. देखते हैं तो विद्यार्थी मित्रों तमे तमारी टेक्स्ट खुली राख्યું, એમાં પ્રકરણ આપણે 15મું છે અને 15મા પ્રકરણમાં દાજ્ય જે પાઠ છે એ આપણે જોઈએ. તમે તમારા ટેક્સ્ટની અંદર ધ્યાન આપજો. चौक से निकलकर माई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा. गोरा चितड़ा रंग, नीली सफा आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं. कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती. आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी. चौक से निकलकर लेखक बाईं ओर जा रहे. वहां एक साइन बोर्ड संकेत सूचक जिसे हम कहते हैं और संकेत सूचक एक कैफे, कैफे का मतलब होटल. होटल तो वही होटल पर जगदीश बाबू वहां पहली बार उन्होंने एक लड़के को देखा. गोरा चिकड़ा उसका रंग था, नीली सभाग उसकी आंखें थी, सुंदर सुनहरे बाल थे, चाल में एक अनोखी मस्ती थी और शिथिलता, सुस्ती जिसे हम कहते हैं, शिथिलता, सुस्ती. तो यही सुस्ती नहीं थी, शिथिलता नहीं थी और कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती. जिस प्रकार से पानी का बूंद पर्ण पर जब गिरता है तो वैसे ही
पर्ण में से वह बूंद गिर जाता है, ठीक वैसे ही इस बालक की स्फूर्ति, शरीर में इतनी शक्ति और इस प्रकार का कार्य वह कर रहा था। आंखें जो थी वो चंचल थी, चपड़ जिसे हम कहते हैं, और उन सब को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा जो लगाया जाए तो शायद 9-10 साल का ही होगा, शायद यही उसकी उम्र होगी। और अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। अर्धजली उसकी सिगरेट थी, एक लंबा कस उन्होंने खींचा और जगदीश बाबू ने होटल में प्रवेश किया तो वहां पास ही एक मेज का मतलब टेबल जिसे हम कहते हैं, और मेज पर प्लेट, डिश जिसे हम कहते हैं, कोई टेबल पर से वह डिश उठा रहा है, और पास के टेबल में ही ये लेखक वहां बैठे हुए थे। उन्होंने पहली बार वहां उन्होंने देखा था तो तुरंत उसकी आंखें खुली तो उसके सामने ये लड़का मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। वह कुछ बोला नहीं, शायद ऐसा लगे कि कई समय से वहां कोई ना आया और उसका ही वह इंतजार कर रहा है। ऐसे स्थान पर आने वाले व्यक्ति की वह प्रतीक्षा, वह इंतजार कर रहा था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। वह किसी का इंतजार कर रहा, शायद ऐसा लगा, लेकिन वह कुछ बोले नहीं। विनम्रता दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा उसके सामने झुका, उसके सामने मुस्कुराया और फिर वह मौन रहे और मानो कि मीनू समाहित, मीनू का मतलब सूची, शायद उसकी सूची हो, और उसी वक्त लेखक ने उसे ऑर्डर दिया सिंगल चाय, और इसका ऑर्डर पाकर वो फिर से मुस्कुराकर वह बालक वहां से चल गया। पलक झपकते ही कुछ ही क्षणों में वहां से उसके सामने चाय फिर से हाजिर कर दी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं कर सकता। हमारी जो लगाव भावनाएं जो होती है वो अलग से होती है, क्योंकि कई मानव जो सुनसान जगह पर एक ऐसा स्थान, निर्जन स्थान जो होता है, निःसंग, जिसका संग न हो, कोई साथी ना हो, कोई संबंधी ना हो, और कभी कभी ऐसे आदमी हमारे सामने जो खड़े हो जाते हैं, एकांकीपन का जो अनुभव करने वाला ये व्यक्ति, लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। लेखक को ऐसा लगा कि इस एकांकीपन में अकेलेपन, इस अकेलेपन में भी सब कुछ अपना निकट है, कितना अपना अपना लगने लगा उसे। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विक्षोभ या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। कितना अपनापन लेखक ने जताया,
परंतु इसके विपरीत भी, अकेलेपन में विपरीत भी कई नर नारियां, हजारों जिसे हम कहते हैं, जो वहां से गुजरते हैं, जनरौमय जिसे हम कहते हैं, कोलाहल पूर्ण। जनरौमय का मतलब कोलाहल पूर्ण वातावरण में रहकर सुनेपन, सुनसान हो गए, ऐसा अनुभव उसे लगा। जो कुछ है वह पराया है, जो कुछ यहाँ जो दिख रहा है वो पराया है, लेकिन फिर भी कितना अपनत्व ही, उसे अपनेपन का जो एहसास जो हुआ, तो यह अकारण ही नहीं होता, कोई ना कोई कारण, किसी ना किसी बात पर ही संबंध जुड़ते। इस एकांकीपन का जो अनुभव लेखक को जो हुआ, वो उसका अलग, एक अलग सा जड़ें उसकी अलग सी होती है। वह बिछोह जिसे हम कहते हैं, विराग, विराग और विरक्ति, विरक्ति का मतलब उदासीनता, और वही उदासीनता की कथा है, जो हमारे मन में जो उदासीनता, राग जो होता है, वह उसकी जड़ होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ લેક્ચર અહીં સુધી રાખીએ। ચલાવેલું તમારે ઘરે જઈ વ્યવસ્થિત વાંચન કરવું। અસ્તુ, જય હિન્દ।